वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस के क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 11वीं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान की उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक मेरे प्यारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, कमेंट्स में लिखते हैं सर प्लीज़ सेट नंबर बी दे दीजिए ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, सेट नंबर ए और बी सेम है यार। मेरे पास दोनों प्रश्न पत्र अवेलेबल है, मैंने दोनों को देख लिया, दोनों का सेम है, सेम टू सेम, बस क्वेश्चन अप एंड डाउन है बस। तो प्लीज स्टूडेंट सेट नंबर ए से आप भी पढ़ लो ना। वीडियो शूट करना, फिर अपलोड करना, फिर आंसर जमाना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एंड फाइनली आप इसी को देख लो, इसी से काम चला दो, क्योंकि 100% सेम टू सेम पेपर है, अलग नहीं है। बात मानो, हर एक पेपर में बात मान के जाते थे ना, सेम टू सेम जैसे बात मानते थे वैसे देखने को मिलता था ना, तो इसमें भी मान लो तुम्हारा अंतिम पेपर है इसलिए। अब देखो भैया, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो सकते थे, एएसके ने बहुत आसान भाषा में समझा समझा के कवर कर दिया है। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाओ जाकर के जल्दी से देख लो, अभी अभी वो वीडियो डाला है। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने जा रहा है। पार्ट नंबर सेकंड में हम कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के सभी क्वेश्चंस को। देखिए, इसके पहले मैं मॉर्निंग में ही क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया था, लगभग बहुत सारे बच्चे उसे देख भी लिए हैं। फाइनली उनका कहना यह था कि यार एएसके आप फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दो तो मजा आ जाएगा। एंड फाइनली ये लो फुल सोल्यूशन का वीडियो अब आपके सामने रखा है। छठवां नंबर कहते हैं कि कैबिनेट मिशन आयोग क्या है, और अथवा कहता है कि संविधान सभा के कोई 4 महिला सदस्य का नाम बताओ। तो हम आपको दिखाएंगे कैबिनेट मिशन आयोग क्या है। देखो, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हैं, इसमें से 93 भारतीय देशी रियासत से थे, 4 जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से थे, और 292 ब्रिटिश प्रांत से प्रतिनिधित्व करते थे। ये आपको लिखना है, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन आयोग पूछा है, यहाँ पर सुझाव दिया है। तो कैबिनेट मिशन आयोग मतलब एक संगठन होता है। आप ऐसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे सुनो। कैबिनेट मिशन आयोग मतलब कैबिनेट का एक संगठन होता था जिसमें भारतीय संविधान में कुल 389 सदस्य, 93 देशी रियासत से, 4 चीफ कमिश्नर और 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। आगे देख लेते हैं वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मतलब आप जब 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेते हो उसे कहते हैं वयस्क, और जब आप वोट डालने का अधिकार मिलता है उसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। लेकिन आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा, तो ये रहा आपके सामने। 20वीं सदी की देन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जाति, धर्म, लिंग, वंश, शिक्षा और शिक्षा संपत्ति का भेदभाव किए बिना संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताओं का पालन करते हुए सभी को मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 2 सदनीय विधानसभा वाले राज्य का नाम लिखो, और अथवा कहता है स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। 2 सदनीय मतलब जिसमें 2 सदन हो, मतलब जिसमें आपका राज्यसभा भी हो, राज्यसभा नहीं, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो एक आपका उत्तर प्रदेश है और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर दोनों चीज उपलब्ध है। आगे देखते हैं 9वां नंबर, न्यायपालिका के 2 कार्य बताओ। न्यायपालिका मतलब जो न्याय को सुनाता है, जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय हो गया, तो 2 कार्य पूछा है, तो ये रहा आपके सामने उत्तर। आप यही लिखेंगे, न्यायपालिका की मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, मतलब पहला पॉइंट ये लिखोगे, दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, व्यक्ति अधिकारों की रक्षा करता है, खत्म। बस 2 पॉइंट लिखना, 2 पॉइंट लिख के कंप्लीट कर देना। आगे देखते हैं 10वां नंबर कहता है कि संघवाद क्या है, और अथवा पूछा कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं दोनों को उत्तर दिखा देता हूं। सबसे पहले देख लो संघवाद क्या है। देखो, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को की सन्निहित करती है। इसमें से एक प्रांतीय स्तर की है और दूसरी केंद्रीय स्तर की है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, ये लिखना है। अथवा कहता है कि भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर कहता है अहिंसा के विचार का प्रेरणा स्रोत कौन माना जाता है, और अथवा कहता है लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लिखिए। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम देखेंगे इसमें अहिंसा वाला मतलब ऊपर वाला। तो ये रहा भैया आपके सामने अहिंसा वाला का उत्तर, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है 12वां नंबर, शिक्षा के अधिकार किसे कहते हैं। अच्छा सुनो, 11वां का अथवा वाला भी उत्तर अवेलेबल है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा था, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है ना। ये देखिए, आपको यहां से लिखना है,
प्रत्येक व्यक्ति निर्वाध होकर के यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति निर्वाध एवं स्वच्छ जीवन जीना चाहता है। इसके लिए उसे आज़ादी चाहिए। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, चलिए, था तो दिखा दिया, नहीं होता तो हमें एक एक देखना है, क्योंकि एक एक लिख के आना है। आगे देखते हैं 12 नंबर कहता है शिक्षा के अधिकार किसे कहते हैं। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21A में उल्लेख किया गया है। ये 2002 के अधिनियम से हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसका मतलब ये है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार का उल्लेख हमारे मौलिक कर्तव्य के 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बस इतना लिखना है। देखो, पूरा पूरा लेक्चर में दे दिया हूं, लिखना क्या है तुम देख लो, बाकी वही लिखना बेटा जो मैं सुना रहा हूं। पूरे नंबर मिलेंगे, बात मानो। देखो, आप रट के जाओगे, भूल जाओगे, लेकिन जो मैं सुना रहा हूं उसे लिखोगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर लेकर के आओगे। इसके अलावा तुम इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाओ जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करो। और वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र ना आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके लिए जुड़ना पड़ेगा आपको इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाओ, अभी से जुड़ जाओ, फायदा मिलेगा। क्या पता कल का कुछ प्राइवेट हो जाए, समझ रहे हो ना भाई, कुछ भी हो सकता है। सरकार की तगड़ी नजर होगी तो कुछ भी हो सकता है, और तगड़ी नजर क्यों होगी, वार्षिक परीक्षा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 13वां नंबर कहता है समानता का क्या तात्पर्य है। तो समानता का वास्तविक अर्थ होता है कि समान व्यवहार। ठीक है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समान स्थान होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर वो निम्न वर्ग का है तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर बैठा तो उसको भगाएं, नहीं, ऐसा थोड़ी ना है भाई। निम्न वर्ग है तो क्या हुआ, समानता का तो अधिकार हम नहीं, हमारे आर्टिकल संविधान देता है, ताकि सभी, ये कहने का मतलब ये है कि संविधान की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। लेकिन वो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं जो व्यक्ति को ऊंचे और नीचे के भेदभाव से दिखाती हैं। जैसे अगर कोई पंडित है तो बोलेगा ये तुम निम्न वर्ग के लोग हो, यहाँ मत आना, इस घर में मत घुसना, यहाँ मत बैठना, वहाँ मत बैठना। अगर वो आएगा तो उसे बोरी बैठने को देंगे। ये सब करते हैं हमारे समाज के लोग। अब अच्छा, समाज के लोग जरूरी नहीं कि पंडित बस करते हो, ठीक है, पंडित करते हैं दलित के साथ, दलित करता है जो उससे छोटा है, सब एक दूसरे से करते हैं भाई, सब एक दूसरे से करते हैं। मैंने समाज को देख रखी है ना, सब एक दूसरे से बोलेंगे अरे ये छोटा ही छोटा है, मतलब सब अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, और सबके साथ यही होता है। और आने वाली पीढ़ी में मैं उम्मीद करता हूं जैसे आप जैसे लोग जनरेशन आएगी तो ये सामाजिक असमानताएं खत्म करेंगे, और करना भी आप लोग सपोर्ट करना। आप लोग कभी ये मत करना कि ये नीचा है वो ये ऊंचा है ना। जैसे आप रहते हो ना स्कूल में, सब यार दोस्त बराबर हैं, साथ में रहेंगे, चाहे भले वो नीच जाति का है, अगर खाना खाएंगे तो साथ में खाएंगे, ठीक, ऐसा। आगे देखते हैं, लेकिन आंसर आप क्या लिखोगे, तो आंसर दिखा देता हूं बेटा, ये रहा आपके सामने, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। चलिए, जो मैं कहानी सुनाया हूं वही लिखा है, टेंशन मत लो। आगे देखते हैं 14 नंबर कहता है समानता सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है। और अथवा कहता है अधिकार महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, लिखिए। तो मैं नीचे वाला दिखाऊंगा, अधिकार महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सभी युग से और सभी देशों में नागरिकों को अनिवार्य लक्षण यह माना जाता है कि व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अधिकार है। स्वतंत्रता और गरिमा प्राप्त करने के लिए अधिकार आवश्यक है। मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए और गरिमा मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, तो अधिकार आवश्यक है। अधिकार के बिना व्यक्ति की सर्वांगीण विकास नहीं हो सकती। और आगे आंसर लिखा गया, ये पूरा पूरा लिख देना। साइड करते हैं नेक्स्ट, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फुल सोल्यूशन का पीडीएफ अवेलेबल है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 15 नंबर कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। और अथवा कहता है कि अधिकार परीक्षा किसे कहते हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत हमारे देश में 5 प्रकार की रिटें जारी होती है, उसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है अधिकार परीक्षा। समझो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है, यही कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर ले तो आपके पास राइट है पुलिस से पूछने के लिए कि तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, और वारंट दिखाओ कि तुमने मुझे गिरफ्तार कैसे किया, कहाँ निकला है, वारंट जारी हुआ है ना, इसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। लेकिन हमारे समाज के लोग को पुलिस डरा के रखते हैं, बेचारे डरते हैं, वो नहीं पूछते, ले जाओ पकड़ लिए तो ठीक है। वो पुलिस थाना में लेकर के मारते भी हैं, लेकिन मारने का राइट नहीं है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय में उसे पेश करो, ठीक है। अगर न्यायालय में पेश नहीं किया और आप न्यायालय में बता दो बकायदे कि हमको पकड़ के इन्होंने पीटा है, तो वो पुलिस वाला सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि ये नहीं, हम नहीं, हमारा संविधान कहता है।
आगे देखते हैं, हमारा 16वां नंबर कहता है कि 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख साधन लिखना है, और अथवा कहता है कि स्वतंत्रता की 2 विशेषताएं लिखो। तो हम भैया स्वतंत्रता की विशेषता बताते हैं, ये रहा आपके सामने, फोटो खींच लो। 2 बोला है, आप 3 लिख करके आओ, ठीक है। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा 17 नंबर, अशोक मेहता समिति की 3 सिफारिशें बतानी है, और अथवा कहता है स्वतंत्रता का सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष बताना है। तो भैया इसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष तो लेकर के आए, लेकिन पूरा आंसर नहीं है, तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा स्वयं फाइंड करके। सिंपल सा मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, गूगल में डालना स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा, और आप इसको लिख देना, ठीक है। बाकी जो आंसर अवेलेबल है वो देख सकते हैं। मैं दिखा दूं क्या? रुको, आप गूगल क्यों करोगे, मैं ही दिखा देता हूँ, डोंट वरी, थोड़ी रुक जाना। तो ये रहा बेटा आपके सामने स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है 18 नंबर, रॉल्स का न्याय सिद्धांत समझाओ और न्यायपूर्ण विभाजन से क्या आशय है। तो ये रहा रॉल्स का न्याय सिद्धांत, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्लियर नहीं है, मैं पीडीएफ दिखा दूंगा तो वहां से आपको अच्छे से दिख जाएगा। आगे देखते हैं 20वां नंबर कहता है, 19वां नंबर कहता है कि मानव अधिकार क्या है समझाइए, और नेक्स्ट कहता है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार में अंतर बताइए। तो ये रहा मानव अधिकार क्या है, इसका फोटो क्लिक कर लो, पूरा पूरा आंसर लिखा गया है। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है बताना है, समझाना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि राज्य को किस नियम के अनुसार किस नीति के तहत कार्य करना है, इसे कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मतलब जो कार्य कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कार्य का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, हमारा 20वां नंबर कहता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है समझाइए। तो नीति निर्देशक तत्व का पूरा नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल 51 से 51 में है, और ये हमें बताता है कि राज्य को किस प्रकार से चलाना है, ठीक है। राज्य किस प्रकार से चले, राज्य में किस प्रकार से कार्य करें, किस प्रकार से योजनाएं लेकर के आए ताकि राज्य के लोगों को फायदा हो, इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ गए, ये चीज लिखना है। एंड ये रहा आपके सामने आंसर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, राजनीतिक सिद्धांत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, और अथवा कहता है राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र और उद्देश्य को लिखिए। तो ये रहा राजनीतिक सिद्धांत का भूमिका, आप इसे फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इतना आंसर अवेलेबल है। अगर इससे बड़ा आंसर आपको लिखना है तो इसके लिए आपको गूगल में सिंपल से सर्च करके लिखना पड़ेगा, या फिर आप अपने किताब से भी इसके आंसर को फाइंड कर सकते हो। आगे देखते हैं, समानता के महत्व को समझाइए, यह लोकतंत्र के लिए क्यों उपयोगी है। और नेक्स्ट 23वां प्रश्न क्या कहता है, सभी नागरिकों के समान अधिकार दिए जाने दें। तो पहले हम 22वां नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर क्या कहता है, समानता के महत्व को समझाइए, यह लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। अथवा कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की नस्ल या भेदभाव मानवता के लिए बाधक, ये बाधक समझाइए, ठीक है। तो हम इसमें से सबसे पहले आंसर को कवर करेंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका वाला। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बोलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल या भेदभाव में मानवता के लिए ये बाधक हैं। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि वहां मानव का भेदभाव किया जाता है। कैसे किया जाता है, काले और गोरे का भेदभाव होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मतलब कहते हैं तुम काले हो तुम गोरे हो, इस प्रकार से वहां बोला जाता है, ठीक। और काले गोरे के भेदभाव भयंकर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये रहा आपके सामने, देख लो, पूरा पूरा आंसर अवेलेबल है, देख लो। आदर्शता अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की नस्लीय असमानता तथा सामाजिक अशांति, ये पूरा पूरा लिखना है। अच्छा खासा बड़ा आंसर है, जितना लिखना हो उतना लिखना अपने मर्जी से, ठीक। मैं तो कहता हूँ यहीं तक लिखो, बहुत है, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। हम और छोटा हो सकता है, छोटा कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन अवेलेबल करा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। 23वां नंबर क्या कहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह इन अधिकारों का प्रयोग सामान्य से ना कर सके, कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा में कहता है कि नागरिकता की परिभाषा दीजिए, नागरिकता प्राप्त करने और दोनों के विभिन्न तरीकों को लिखिए। नागरिकता मतलब होता क्या है, ये चीज पूछा गया। तो नागरिकता मतलब सिंपल सा, जो भारत देश में रहे उसे नागरिकता कहलाएगा, और जिसे वोट डालने का अधिकार हो। भारत देश में रहना उस नागरिकता नहीं होता, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। तो सबसे पहले देख लो नागरिकता का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ से जहाँ से ये गुलाबी कलर का है ना, गुलाबी नहीं, जहाँ से भाटा कलर का है ना, वहां से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक। ये कहलाता है नागरिकता। अब नागरिकता प्राप्त करने के दोनों तरीके बताना है। क्या बोला, नागरिकता प्राप्त करने के और दोनों विभिन्न तरीकों को लिखिए। मतलब व्यक्ति नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, ये चीज हमें बताना है। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट, कि व्यक्ति नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। ये रहा आपके सामने, देखिए
ये लिखा है नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। अनुक्रम में क्या लिखा है, जन्म के द्वारा नागरिकता, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशी रहस्य द्वारा और भूमि द्वारा, 5 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से सभी कंप्लीट होते हैं। ऊपर कहीं पर मैं बताया था 3 प्रकार की होती है, तो उसको अपडेट करना, 5 प्रकार की व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से पूरे प्रश्न का उत्तर मैं कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वार्षिक परीक्षा में ऐसे ही कंटेंट दिए जाएंगे। और वार्षिक परीक्षा में जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, वहां पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टोरी के माध्यम से। मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।